यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम टटसुया इचिहासी केस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो जापान की पहचान एक शांति प्रिय देश की है, मगर सन 2007 में एक ऐसे घटना का अंजाम दिया गया था जिसने जापान के साथ ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया था। ये घटना जितना दुखद थी, इस घटना का अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही शातिर था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए इसके ऊपर पुलिस ने 60 लाख रुपयों का इनाम भी रख दिया था, मगर ये अपराधी 2 सालों तक जापान के पुलिस वालों के नाक में दम कर रख दिया था। पुलिस से बचने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया था वो किसी के कल्पना से भी परे था। ये घटना एक ऐसी है जो सच होने के बावजूद भी हमें फिल्मी लगता है। तो क्या है इस पूरी वाकया की कहानी, कत्ल किसका हुआ था और किसने किया था और कैसे अकेले अपराधी ने पुलिस के नाक में दम करके रख दिया था। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी को जानेंगे, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहकर करोड़ों रुपए कमाने के बारे में आप जानेंगे, तो एक बार के लिए आपको यकीन करना बहुत अजीब लगेगा। मैं इन सारी वाकया के बारे में वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। इस पूरी कहानी के जानने से पहले इस कहानी के 2 लीड कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी की पहली लीड कैरेक्टर लिंडसे एंड हॉकर नाम की लड़की है। लिंडसे हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के वॉरविक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिल हॉकर और मां का नाम जूलिया हॉकर था। लिंडसे के जन्म के बाद इसके माता पिता कोवेंट्री नाम की जगह पर रहने के लिए चले आते हैं। यहीं से लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए लिंडसे का एडमिशन इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑफ लिंड्स में होती है। यहाँ से ये बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती है। लिंडसे हॉकर मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेती है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लिंडसे हॉकर मास्टर डिग्री को हासिल करना चाहती थी, मगर इससे पहले वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी। इसलिए वो इंग्लिश टीचर के तौर पे जापान जाने का फैसला करती है। वो जापान के कई बड़े स्कूल में अपना इंटरव्यू देती है। यहाँ उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल नोआ में हो जाता है। सिलेक्शन के बाद लिंडसे हॉकर जापान के टोक्यो शहर चली आती है। उसकी पोस्टिंग टोक्यो के ही कोइवा शहर में हो जाती है। वो इसी शहर में एक किराए के रूम में 2 महिलाओं के साथ रहने लगती है। लिंडसे हॉकर का माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड अभी इंग्लैंड में ही रह रहा था। लिंडसे उनसे ईमेल और फोन के जरिए कांटेक्ट करती थी। एक दिन लिंडसे ईमेल पे अपनी बॉयफ्रेंड को बताती है कि यहाँ मेरी मुलाकात टटसुया इचिहासी नाम के लड़के से हुई है। टटसुया इचिहासी ही इस कहानी का दूसरा लीड कैरेक्टर है। टटसुया इचिहासी का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के चुगु रीजन में हुआ था। टटसुया की मां एक डेंटिस्ट थी, जबकि पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। टटसुया इचिहासी के माता पिता अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये डॉक्टर नहीं बन पाता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो जापान के एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो कोई काम वाम नहीं करता है, बल्कि वो अपने माता पिता के पैसों पर ही अपना रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारता है। उसे उसके माता पिता से यही महीने के 50 से 60 हजार रुपए मिलते थे। इचिहासी अपना ज्यादा वक्त घूमने फिरने और जिम में लगाता था। इचिहासी ने मार्शल आर्ट की क्लास ली थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर था। बाद में हुए खुलासे के अनुसार एक दिन लिंडसे होकर अपने काम को खत्म कर ट्रेन के जरिए अपने रूम पे आ रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उनके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं, जिस पर वो कहती है मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम टटसुया इचिहासी है, शायद आपको ही मेरा चेहरा याद नहीं, मगर आप मुझे तो इंग्लिश पढ़ाती है। इसी के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। यहाँ पे लिंडसे हॉकर से टटसुया इचिहासी कहता है, मैं क्लास में आपसे तो इंग्लिश की पढ़ाई कर ही रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अलग स्पेशल क्लास भी दे दो ताकि इससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो सके। मगर लिंडसे हॉकर कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं बचता, मैं तुम्हें स्पेशल क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगी। जिस पर यह लड़का लिंडसे से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे हफ्ते में 2 से 3 ही क्लास दे दिया करो, मैं आपको फीस के तौर पे 1 घंटे का $35 दूंगा। ये ऑफर लिंडसे हॉकर के लिए बहुत बढ़िया था, इसलिए वो क्लास देने के लिए राजी हो जाती है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं, किसी दूसरी जगह पे मैं तुम्हें क्लास दूंगी। इस तरह से दोनों के बीच तय होता है कि क्लास शहर के बड़े कैफे में होगी। इन्हीं बातचीत के दौरान लिंडसे हॉकर की स्टेशन चली आती है और उतर जाती है और पार्किंग से अपना साइकिल लेकर घर जाने लगती है। वो अभी कुछ ही दूर जाती है, तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जो अभी अभी मेरी इससे मुलाकात ट्रेन में हुई थी। लिंडसे हॉकर इसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी साइकिल तेजी से बढ़ाने लगती है ताकि वो जल्दी अपने घर पहुंच सके, मगर वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो लड़का यहाँ कहता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मैंने आपको परेशान किया है, मैं बस आपको यहाँ सॉरी बोलने के लिए आया हूँ।
जिस पर लिंडसे होकर कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जाओ यहाँ से। मगर लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप बस मुझे एक गिलास पानी पिला दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने टत्सुया इचिहाशी लिंडसे होकर के घर के अंदर चला आता है। घर के अंदर आते ही टत्सुया इचिहाशी की नज़र घर में मौजूद लिंडसे होकर की दो दोस्तों पे पड़ती है, जो लिंडसे होकर के साथ ही रह रही थी। यहाँ लिंडसे टत्सुया इचिहाशी का इंट्रोडक्शन अपने रूममेट से एक स्टूडेंट के तौर पे करवाती है, जिसके बाद वो इसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। लिंडसे जब तक पानी लेकर आती, उसी बीच टत्सुया वहीं बैठ जाता है और वहीं पास पे रखे एक पेपर पे बस चंद मिनट में लिंडसे होकर की एक रफ ड्राइंग बनाता है और उस पे अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे होकर के हाथों में थमाकर वहां से चला जाता है, इस वादे के साथ कि लिंडसे मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए आएगी। इसी के बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास टत्सुया इचिहाशी और लिंडसे होकर शहर के एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पे लिंडसे टत्सुया को 1 घंटे तक इंग्लिश पढ़ाती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब पैसों की बारी आती है तो टत्सुया इचिहाशी घबराते हुए कहता है कि मैं तो अपना पैसा अपने रूम पे ही भूल गया, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको वहीं पे पैसा दे दूंगा। लिंडसे जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये लोग एक टैक्सी बुक करते हैं और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग फ्लैट पे भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लिंडसे टत्सुया इचिहाशी से कहती है कि मैं यहीं रुकती हूँ, तुम जाओ और पैसे लेकर आओ। मगर कैसे तैसे कर टत्सुया इचिहाशी लिंडसे को अपने घर के अंदर आने के लिए मना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि आप यहीं पे थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में ही वापस आती हूँ। इतना कहने के बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और इधर टैक्सी ड्राइवर इंतजार कर रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं, मगर लिंडसे होकर वापस नहीं आती। तब टैक्सी ड्राइवर यहाँ से किसी को बिना कुछ बताए चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी। लिंडसे होकर की रूममेट इंतजार कर रही थी कि वो तब लौटेगी कि कब लौटेगी, मगर कई घंटे गुजर जाने के बाद लिंडसे होकर वापस नहीं आती। लिंडसे होकर की दोस्त उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, मगर उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये दोनों लिंडसे होकर की गायब होने की खबर लोकल पुलिस वालों को भी देती है। इस वक्त पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते और लिंडसे होकर का लौटने का इंतजार करने लगते हैं। इधर लिंडसे होकर न ही 25 मार्च न ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए जाती है। तब इंस्टीट्यूट के द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लिंडसे के माता पिता को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिनों से पढ़ाने के लिए नहीं आ रही है और न ही उसे कांटेक्ट हो पा रहा है। इधर 2 दिनों के बाद लिंडसे के रूममेट के शिकायत पे पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। अब पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पर लिंडसे होकर रह रही थी। यहाँ पर पहले पुलिस लिंडसे के रूममेट से पूछताछ करती है, मगर इनसे ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। हालांकि जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो कमरे से वही ड्राइंग मिलता है जो कि पिछले दिनों टत्सुया इचिहाशी लिंडसे को बनाकर दिया था। पुलिस इस ड्राइंग के बारे में लिंडसे के रूममेट से पूछती है। तब ये लोग बताते हैं कि कुछ दिनों पहले लिंडसे का एक स्टूडेंट उसे मिलने के लिए आया था और उसी ने इस ड्राइंग को बनाया था और उसी ने उस ड्राइंग को लिंडसे को दिया था। उस ड्राइंग के ऊपर टत्सुया इचिहाशी ने अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिख दिया था। इसलिए पुलिस तुरंत टत्सुया इचिहाशी की कुंडली को निकालकर उसकी तलाश में लग जाते हैं। इधर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगती है, जिसमें टत्सुया और लिंडसे आखिरी बार साथ दिख रहे थे। टत्सुया इचिहाशी की डिटेल्स को निकलवाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि इसके छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर बाकी कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए पुलिस को अब तक टत्सुया इचिहाशी के ऊपर कोई शक नहीं होता है। फिर भी वो लिंडसे होकर के संबंध में 27 मार्च 2007 को पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके एड्रेस पे जाती है। यहाँ पे पूछताछ करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कागज और उचित कारण नहीं है तो वो बेवजह किसी के दरवाजे पे नॉक भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब दोनों अधिकारी यहाँ आते हैं तो टत्सुया इचिहाशी का दरवाजा बंद मिलता है। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। पुलिस वाले दरवाजे पे नॉक नहीं करते हैं, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से इचिहाशी के बारे में पूछताछ करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि इसके घर से कल बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके घर के अंदर किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। पुलिस वाले बाहर से ही टत्सुया इचिहाशी का घर का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है। जब पुलिस वाले उसके घर के दरवाजे के सामने आते हैं तो उन्हें भी घर के अंदर से कुछ घटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। घर की स्थिति और बाहर का माहौल देखकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए पुलिस तुरंत अपने बड़े अफसरों के पास कॉल कर और बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। इसी के बाद शाम के वक्त यहाँ 7 पुलिस ऑफिसर और चले आते हैं।
अब ये 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पे अपना पोजीशन ले लेते हैं और इंतजार करते हैं कि अगर टत्सुया इचिहासी घर से बाहर निकलेगा तो उसे पूछताछ होगी। पुलिस वालों को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर टत्सुया इचिहासी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इसके बावजूद भी पुलिस वाले वहीं डटे रहते हैं और टत्सुया इचिहासी का बाहर आने का इंतजार करते रहते हैं। तभी वो पुलिस की नजरों से बचकर अपने घर का दरवाजा बहुत ही तेजी से खोलता है और पीठ पे एक छोटा सा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे पे मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी को चकमा देते हुए यहाँ से भाग निकलता है। कुछ अधिकारी निचले फ्लोर पे भी तैनात किए गए थे, मगर ऊपर मौजूद पुलिस वाला नीचे मौजूद पुलिस वालों को टत्सुया इचिहासी के भागने के बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि उस समय पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी या फिर कम्युनिकेशन करने वाली कोई चीज नहीं थी। इस तरह से सभी को चकमा देते हुए टत्सुया इचिहासी यहाँ से फरार हो जाता है। इचिहासी के यहाँ से भागते हैं पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है। घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, मगर बाथरूम से बाथटब गायब था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे आजकल के अंदर ही तोड़कर यहाँ से निकाला गया है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हुए बालकनी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें बाथटब दिखाई पड़ता है। ये बाथटब बालू और धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। पुलिस वाले इसकी तलाशी लेते हैं तो यहाँ मौजूद सभी के सभी पुलिस वाले सहम जाते हैं, क्योंकि बाथटब के अंदर लिंडसे हॉकर की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। लिंडसे की शरीर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके शरीर पे गहरे जख्म के भी निशान थे। उसके बालों को पूरी तरह सेव कर दिया गया था। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। जिस बाथटब के अंदर लिंडसे हॉकर को रखा गया था उसमें बालू धूल मिट्टी के अलावा डिकम्पोजिट एलिमेंट भी मिलाया गया था। ये डिकम्पोजिट एलिमेंट डेथ बॉडी को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए रखा गया था। अब तक पुलिस को इतना तो समझ आ ही गया था कि टत्सुया इचिहासी ने ही लिंडसे हॉकर की हत्या की है। साथ ही वो यहाँ से भाग निकलने में भी कामयाब हो गया है। अब पुलिस बड़े पैमाने पर टत्सुया इचिहासी की तलाश में लग जाते हैं। शहर में उसके कई जगह पोस्टर भी लगाए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही होती है, मगर कहीं पर भी उसका आता पता नहीं चल रहा था। इसी बीच 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को टत्सुया इचिहासी के अपार्टमेंट के पीछे एक शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में ये खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे हॉकर की डेथ बॉडी को नष्ट करने के लिए लाए गए मिट्टी और बालू को थैले के लिए किया गया था। पुलिस अभी यहाँ जांच कर ही रही थी, तभी उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि टत्सुया इचिहासी को पासी के होटल के पास देखा गया है। इस गुप्त खबर के अनुसार पुलिस वाले अपने 20 पुलिस वालों की एक टीम को बनाते हैं तथा ये सभी ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पे छापामारी करते हैं, मगर पुलिस की ये मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि पहले ही टत्सुया इचिहासी यहाँ से गायब हो चुका था। अब पुलिस वाले पहले से कई बड़े पोस्टर शहर में लगवाना शुरू करते हैं। साथ ही पुलिस वाले किसी को भी टत्सुया इचिहासी की इन्फॉर्मेशन देने वाले को 6000 रुपए देने की घोषणा करती है। अब काफी कोशिशों के बावजूद टत्सुया इचिहासी का कोई आता पता नहीं चलता। इसका नतीजा ये होता है कि 2008 की शुरुआत में इस केस की जांच रुक जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था और लोगों की हमदर्दी लिंडसे के साथ थी। अब इस केस को ठंडा होने से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर इंग्लैंड से लिंडसे हॉकर के माता पिता जापान चले आते हैं और अधिकारियों के ऊपर जांच का दबाव बढ़ाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के बड़े बड़े अफसर भी जापान सरकार से जल्द लिंडसे हॉकर की कातिल को पकड़ने के लिए कहते हैं। जापान पुलिस के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। साथ ही कई जगह पे जस्टिस फॉर लिंडसे कैंपेन्स शुरू हो जाते हैं। इस मामले में जापानी पुलिस वालों की मदद करने के लिए इंग्लैंड से भी एक पुलिस की टीम आती है। अब चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर को देखकर एक बार फिर से 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत के साथ फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सब के बाद पुलिस की मेहनत थोड़ी थोड़ी रंग लानी शुरू करती है। साथ ही पुलिस को अलग अलग जगहों पे टत्सुया इचिहासी को देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही टत्सुया इचिहासी वहां से गायब हो जाता है। इसी बीच 2008 के अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस की ओर से एक बयान दिया जाता है कि पुलिस की दबाव की वजह से टत्सुया इचिहासी खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक टत्सुया इचिहासी की डेथ बॉडी को बरामद नहीं किया था और न ही कोई ठोस सबूत दिया था। इसलिए लिंडसे हॉकर के माता पिता के साथ जापानी मीडिया पब्लिक इस दावे को झूठा बताते हुए केस को कमजोर करने का आरोप लगाने लगते हैं। अब पुलिस फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं, मगर फिर से उनके हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से दावा किया जाता है कि टत्सुया इचिहासी भागकर फिलीपींस चला गया है। हालांकि इस बात का कोई सबूत पुष्टि नहीं किया जाता है। लिंडसे हॉकर मार्च 2007 में गायब हुई थी। अब समय आ गया था मार्च 2009, यानी कि इस हत्या को हुए पूरे 2 साल हो चुके थे।
मगर इसके कातिल के कहीं पर भी आता पता नहीं चल रहा था। लिंडसे हॉकर की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पे जापान में इसके याद में बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर लिंडसे हॉकर के लिए इंसाफ की बात की जाती है तो अब पुलिस के ऊपर फिर से दबाव बढ़ता है। तो अब पुलिस वाले नए सिरे से जांच करते हुए जापान के कई बड़े शहरों में टत्सुया इचिहासी के लाइफ साइज कटआउट लगवा देते हैं। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानी नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से टत्सुया इचिहासी की खबर देने वालों को इनाम की राशि बढ़ाकर 6 लाख से लगभग 60 लाख रुपए कर दी जाती है। यहाँ पुलिस की ये तरकीब थोड़ी काम कर जाती है। एक दिन जापान के नागोया शहर के प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीनों पहले ये लड़का नागोया क्लिनिक पर आया था, जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक को थोड़ी ऊपर उठवाया था। इसके अलावा वो अपने गाल पे 2 तिल को हटवाने के साथ साथ अपनी आईलिड्स होल्ड करवाई थी। इसने अपनी लिप्स की मोटाई को भी बढ़वाया था। यहाँ पे डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद ली गई फोटोज को दिखाता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस पूरा माजरा समझ जाती है कि कैसे पुलिस की नजरों से बचने के लिए टत्सुया इचिहासी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को बिगाड़ लिया था। अब पुलिस पूरे शहर में टत्सुया इचिहासी का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाले पोस्टर्स को लगवा देते हैं। इसी के बाद टत्सुया इचिहासी के शहर में बड़े बड़े बैनर को देखकर एक मजदूर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि इसी से मिलता जुलता लड़का मेरे साइड पे काम करता है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस वाले बड़े ही सावधानी से टत्सुया इचिहासी के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे रेड करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो टत्सुया इचिहासी जहाज से समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। अब वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले ही पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। अब टत्सुया इचिहासी को मालूम पड़ चुका था कि मेरा खेल खत्म हो गया, इसलिए वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। टत्सुया इचिहासी को गिरफ्तार करने के बाद उसे 23 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इसे कड़ी सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है, मगर वो अपने गुनाह को कबूल नहीं करता और लिंडसे हॉकर की हत्या से लगातार इनकार करते रहता है। मगर पुलिस जब उसे बहुत सख्ती के साथ पूछताछ करती है तब टत्सुया इचिहासी एक दिल दहला देने वाले सच्चाई से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि जब मैंने पहली बार लिंडसे हॉकर को ट्रेन में देखा था तभी मैंने तय कर लिया था कि इसके साथ गलत करना है। इसी के बाद उसने लिंडसे हॉकर से झूठ बोला और पढ़ाई करवाने के बहाने उसे तैयार कर लिया और फिर पैसे देने के बहाने उसे घर के अंदर बुलाया। टत्सुया इचिहासी के बयान के अनुसार लिंडसे हॉकर जैसे ही घर के अंदर आती है पैसे लेने के लिए तो वो लिंडसे हॉकर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लिंडसे हॉकर ने मार्शल आर्ट सीखी थी, इसलिए वो इचिहासी के ऊपर अपने बचाव में हमले करती है। टत्सुया इचिहासी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए वो भी लिंडसे हॉकर पे हमला करता है। इन दोनों के बीच कुछ देर तक लड़ाई चलती है, मगर एक बार टत्सुया इचिहासी लिंडसे के गर्दन पे करता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसी के बाद वो बड़ी बेरहमी से लिंडसे हॉकर के साथ बलात्कार करता है। इसी बीच वो गला दबाकर लिंडसे हॉकर की हत्या कर देता है और उसकी डेथ बॉडी को बाथरूम में छुपा देता है। इसके बाद इचिहासी दुकान जाता है, मिट्टी बालू के साथ साथ डिकम्पोजिट एलिमेंट भी लाता है। सभी सामान लाने के बाद वो पहले तो लिंडसे हॉकर की सभी सामान को नष्ट करता है, फिर उसके सर के पूरे बाल को छील कर लिंडसे की डेथ बॉडी को बाथटब में रखता है और फिर उस बाथटब में मिट्टी बालू के साथ डिकम्पोजिट एलिमेंट भी मिला देता है। इसके बाद वो बाथटब को खींचकर बालकनी में लाता है और उसे वहीं रख देता है। उसी शाम वो भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त पुलिस वाले चले आते हैं। हालांकि पुलिस आने के बावजूद भी वो भागने में कामयाब रहता है। वो भागते हुए पहले एक शहर से दूसरे शहर जाता है और इसी बीच वो अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने चेहरे को बिगाड़ लेता है ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ न पाए। एक डॉक्टर की बेटा होने की वजह से उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम था, इसलिए वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और पुलिस वालों की नजरों से बचकर रहने में कामयाब भी रहता है। टत्सुया इचिहासी जब अपने गुनाह को कबूल कर लेता है तो उसके ऊपर लिंडसे हॉकर का अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की सुनवाई शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ टत्सुया इचिहासी के वकील की तरफ से दलील दी जाती है कि टत्सुया इचिहासी ने लिंडसे हॉकर की जानबूझकर जान नहीं ली है, बल्कि गलती से उसकी जान चली गई। टत्सुया इचिहासी बयान देता है कि मैंने रेप करते वक्त लिंडसे की नाक और मुंह को अपने हाथों से दबा दिया था ताकि वो मदद के लिए किसी को चिल्ला ना सके, मगर इसी बीच उसकी डेथ हो गई। कोर्ट में लिंडसे हॉकर की वकील की तरफ से टत्सुया इचिहासी को फांसी देने की मांग की जाती है।
अब इस केस की सुनवाई लंबे समय तक चलती है और सितंबर 2010 में टत्सुया इचिहाशी जापान में छपने वाले कुछ न्यूज़पेपर की मदद से लिंडसे होकर के माता पिता से अपने किए गए गुनाह के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए टत्सुया इचिहाशी एक किताब लिखता है जिसमें वो बताता है कि मैंने पहली बार कैसे लिंडसे से मिला और कैसे मैंने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने किताब में बताया कि कैसे मैं 2.5 साल भागते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा और कैसे मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाया। ये बुक जनवरी 2011 में रिलीज हुई। ये बुक रिलीज होते ही बहुत ज्यादा बिकती है और देखते ही देखते ये बेस्ट बुक सेलर बन जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है। वो किताब की बिक्री से जेल में रहकर करोड़ों रुपए कमाता है। हालांकि टत्सुया इचिहाशी इस किताब से हुई पूरी कमाई को लिंडसे होकर के माता पिता को देने का ऑफर करता है, मगर लिंडसे होकर के माता पिता इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। आगे टत्सुया इचिहाशी के इस किताब के ऊपर 2013 में एक मूवी बनती है। खैर, इन सब के बीच कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चलती रहती है। फाइनली 21 जनवरी 2011 को जीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से टत्सुया इचिहाशी को लिंडसे होकर की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस सजा को विरोध करते हुए लिंडसे होकर के माता पिता ने कोर्ट से टत्सुया इचिहाशी को फांसी देने की मांग करते हैं, मगर कोर्ट फांसी की सजा को बहुत ही ज्यादा सख्त सजा मानते हुए टत्सुया इचिहाशी को फांसी की सजा देने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि इस वक्त इचिहाशी की उम्र 32 साल है और संभव है कि वो आगे चलकर सुधर भी सकता है, इसलिए उसे एक मौका देनी चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी पे बहुत ही ज्यादा आलोचना होती है। लोगों का कहना था कि 32 साल का इचिहाशी का फ्यूचर है तो क्या मरने वाली 22 साल की लिंडसे होकर की कोई फ्यूचर नहीं था? क्या उसके फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए इचिहाशी के फांसी के फैसले को बरकरार रखती है। फिलहाल टत्सुया इचिहाशी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहा है। गाइज, कोर्ट द्वारा दी गई इस सजा पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।